एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजो एम्पायर। मैं हूं एंजेलिना पॉल, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी कॉमन ईएनटी इमरजेंसी टॉपिक, एपिटेक्सिस यानी नोज ब्लीडिंग। इस वीडियो में हम डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम एपिटेक्सिस का इंट्रोडक्शन समझते हैं। एपिटेक्सिस मतलब कि नोज ब्लीड एक कॉमन कंडीशन है जिसमें नाक से ब्लीडिंग होती है। ये यूजुअली एक्यूट हेमरेज होता है जो नेजल कैविटी या नेजोफेरिंक्स से होता है। अगर हम स्टडीज देखें, स्टडीज के अकॉर्डिंग लगभग 60% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी नोज ब्लीड हुआ ही होता है। नोज ब्लीड स्पेशली बच्चों में और ओल्डर पीपल जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनमें सबसे ज्यादा ये कॉमन होता है। एपिटेक्सिस को मेनली जो है टू टाइप्स का होता है। ये टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एंटीरियर एपिटेक्सिस एंड पोस्टीरियर एपिटेक्सिस। अगर हम बात करते हैं एंटीरियर एपिटेक्सिस की, तो एंटीरियर एपिटेक्सिस फ्रंट पार्ट होता है मोस्टली केजलबेक प्लेक्सिस से, है ना। सो ये चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स में कॉमन होता है और यूजुअली माइल्ड होता है। मतलब एंटीरियर एपिटेक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, है ना। केजल बक प्लेक्सिस क्या होता है? ये आपका ब्लड वेसल्स का रिच नेटवर्क होता है जो कि आपके फ्रंट पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम में लोकेटेड होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइज है, इसलिए चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स में ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है पोस्टीरियर एपिटेक्सिस। पोस्टीरियर एपिटेक्सिस क्या है? नोज के बैक का पार्ट होता है, मोस्टली वुडरफ्स प्लेक्सिस से। ये एल्डरली और हाइपरटेंसिव पेशेंट में होता है और सीवियर होता है। वुडरफ्स प्लेक्सिस क्या होते हैं? इट इज अ नेटवर्क ऑफ वेन्स लोकेटेड इन द पोस्टीरियर मतलब बैक पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, commonly cause posterior epitaxis। इसके फीचर्स लेस कॉमन बट मोर सीवियर, मतलब कि कम होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं रेदर देन एंटीरियर एपिटेक्सिस से। ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगर पोस्टीरियर एपिटेक्सिस से ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा होती है और अनकंट्रोलेबल होती है। इसमें तुरंत के तुरंत पेशेंट को क्या है, नेजल पैकिंग की जरूरत होती है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की नीड होती है। एपिटेक्सिस के जो कॉजेज हैं या इटियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, लोकल एंड सिस्टमिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर में जैसे कि ट्रॉमा, ट्रॉमा में नोज प्रिकिंग एंड इंजरी, या फिर किसी पेशेंट को नेजल सेप्टम, डेविएटेड नेजल सेप्टम प्रॉब्लम है, या नेजल इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि राइनाइटिस या साइनसाइटिस। पेशेंट का जो नेजल म्यूकोसा है ड्राई हो चुका है, या कोई फॉरेन बॉडी नोज में गई है ना। नेजल ट्यूमर्स या पॉलिप्स की वजह से भी एपिटेक्सिस हो सकता है, या सर्जरी और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ नोज, मतलब कि या तो कोई इंस्ट्रूमेंट नोज में डाला गया है, कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग हो रहा है। नेक्स्ट इज सिस्टमिक कॉजेज। सिस्टमिक कॉजेज मतलब किसी सिस्टम में आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ब्लड डिसऑर्डर लाइक एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, लीवर डिसऑर्डर, एंटीकोआगुलेट ड्रग, जो पर्सन एंटीकोआगुलेट ड्रग लेते हैं जैसे एस्पिन है, वारफरिन है, ये किसी को प्लेटलेट्स डिसऑर्डर है, मतलब कि उसका कोआगुलेशन टाइमिंग, प्रोथ्रोम्बिंग टाइमिंग ठीक नहीं है, क्रोनिक किडनी डिजीज है। तो ये सिस्टमिक कॉजेज हैं जो कि एपिटेक्सिस कॉज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिटेक्सिस।
तो सबसे पहला हमारा आता है रिच ब्लड सप्लाई इन नेजल म्यूकोसा, मतलब जो हमारा नेजल म्यूकोसा है वहां पर जो ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो कोई भी रीजन ले सकते हैं, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, या तो लोकल या फिर सिस्टमिक ट्रिगर, जैसे कि ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, ड्राइनेस है, हाइपरटेंशन है, ये किसी ड्रग की वजह से क्या हो रहा है, नेजल म्यूकोसा डैमेज हो रही है। अगर नेजल म्यूकोसा डैमेज हो रही है तो क्या होता है आपका, ब्लड वेसल्स रप्चर हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, कैसलबैक्स प्लेक्सिस और वुड्रफ प्लेक्सिस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एपिटेक्सिस हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम दी नेजल कैविटी दैट लीड्स टू, अगर सीवियर ब्लीडिंग है या ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट एनीमिक हो सकता है या हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिटेक्सिस। एपिटेक्सिस को हमने दो पार्ट में, दो सिम्टम्स में डिवाइड किया है, एक कॉमन सिम्टम्स है, एक सीवियर सिम्टम्स है। कॉमन सिम्टम्स में ब्लीडिंग फ्रॉम वन और बोथ नोज स्ट्रिल, मतलब कि ब्लीडिंग नोज से हो रही है, या तो एक नोज स्ट्रिल से होगी या फिर दोनों नोज स्ट्रिल से होगी। ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम द नोज और फ्लोइंग इनटू द थ्रोट, अब क्या है, ब्लड ड्रिप हो रहा है नोज के थ्रू या फिर ये आपके थ्रोट में फ्लो कर रहा है। स्पिटिंग और वॉमिटिंग ब्लड, जब हम थूकेंगे या फिर जब वॉमिट होगी तो कैसी होगी, ब्लड उसमें आएगा। नेजल कंजेशन एंड डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट को एंजाइटी एंड फियर होगी ड्यू टू ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज सीवियर एपिटेक्सिस सिम्टम्स, डेजीनेस एंड वीकनेस, पेलर मतलब पेल स्किन कलर, टेकिकार्डिया, पेशेंट की जो पल्स है वो फास्ट हो जाएगी, बीपी पेशेंट का बीपी जो है लो हो जाएगा। देन साइन ऑफ शॉक, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो शॉक के साइन भी नजर आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एपिटेक्सिस, एपिटेक्सिस को कैसे डायग्नोस करें। तो सबसे पहले हमारा होता है हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें हम पेशेंट से ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी पूछते हैं ब्लीडिंग की। हम उनसे हिस्ट्री लेंगे ट्रॉमा और नोज पिकिंग की। हाइपरटेंशन और एनी अदर ब्लड डिसऑर्डर, मतलब कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उनका बीपी बढ़ा रहता है कि नहीं रहता है, उनको कोई ब्लड डिसऑर्डर है कि नहीं है, इसकी भी हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पेशेंट से हम ड्रग हिस्ट्री लेंगे कि वो किस तरह की ड्रग, कोई एंटी कोआगुलेंट्स तो नहीं ले रहा है, या एस्प्रिन वगैरह तो नहीं ले रहा है, या कोई अदर मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा है, इसकी भी हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे। पेशेंट से हम फैमिली हिस्ट्री भी कलेक्ट करेंगे कि उनके घर में तो किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या नहीं। नेक्स्ट हमारा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एपिटेक्सिस में फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट नोज विद दी नेजल स्पेकुलम, हम नेजल स्पेकुलम के थ्रू हम क्या करेंगे, नोज को इंस्पेक्ट करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे ब्लीडिंग साइड को किस तरफ से हो रही है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। हम ब्लड प्रेशर पेशेंट का चेक करेंगे और वाइटल साइन लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है हाई है जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो रही है। हम नेजल सेप्टम्स को, टर्बिनेट्स को और म्यूकोसा को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज द पिक्चर वेयर वी इंस्पेक्ट द नेजल और नोज विद द नेजल स्पेकुलम। अब हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे, जिसमें हम पेशेंट का हीमोग्लोबिन एचबी लेवल चेक करेंगे, देखने के लिए कि पेशेंट को एनीमिया वगैरह तो नहीं है। सीबीसी करेंगे फॉर फाइंड आउट एनी ब्लड डिसऑर्डर, ब्लीडिंग टाइम, बीटी एंड क्लॉटिंग टाइम हम पेशेंट का देखेंगे। देन प्लेटलेट्स काउंट करेंगे और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटीआईएनआर भी चेक करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट का इमेजिनिंग स्पेशल टेस्ट भी करेंगे, जिसमें हम नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, nasal endoscopy to visualize the nasal cavity, एंड एक्सरे और सीटी स्कैन करेंगे अगर कोई ट्यूमर या साइनस डिजीज सस्पेक्टेड है तो। नाउ कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ द एपिटेक्सिस। तो इसका फर्स्ट मैनेजमेंट है फर्स्ट एड, मतलब इमीडिएट मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्ट्रेट बैठाना है, हेड फॉरवर्ड टिल करना है, नोज को पिंच करना है और कोल्ड कंप्रेस पेशेंट को देना है, और अवॉइड करना है कि पेशेंट ब्लड सॉलो ना कर ले। ठीक है। एपिटेक्सिस में सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देते हैं टॉपिकल वासोकंस्ट्रिक्टर, जिसमें हम एड्रेनल स्प्रे देते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, कैपिटल कॉटराइजेशन,
पैकिंग क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर नेजल पैकिंग हम पेशेंट का करते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक सके। एंटीबायोटिक देते हैं अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो, जिसमें सिफ्लेक्सिन, एमोक्सिसिलिन या फिर टॉपिकल ऑइंटमेंट्स हम पेशेंट को देते हैं। चेक करते हैं वाइटल साइन, अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है और पेशेंट हाइपरटेंसिव है तब हम उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, और अगर कोई भी अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम उसको ट्रीट करते हैं। अब हम मैनेजमेंट में बात करते हैं टॉपिकल वेसोकंस्ट्रिक्टर की। ये आपका टॉपिकल वेसोकंस्ट्रिक्टर्स क्या होते हैं? एड्रेनल हम इसमें यूज करते हैं, एड्रेनल स्प्रे। ये एक ऐसा एजेंट होता है जो आपकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और जिससे आपका क्या होता है, जो टिश्यू की तरफ जो ब्लड फ्लो है उसको रिड्यूस कर देता है, टिश्यू में कंजेशन कर देता है, जिससे आपका क्या होता है, जो ड्यूरिंग सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर या सर्जरी आपकी विजिबिलिटी एनहेंस हो जाती है। इसका मेन जो एम होता है वो क्या होता है, टू कंट्रोल द सुपरफिशियल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज केमिकल कॉटराइजेशन। केमिकल कॉटराइजेशन एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम सिल्वर नाइट्रेट से एप्लीकेटर स्टिक को यूज करते हैं, जो कि टिश्यू को केमिकली बर्न करके सील कर देती है, जिससे जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको वो स्टॉप कर देता है और आपके वुंड को ट्रीट कर देता है। ये कॉमनली हम क्रोनिक नोज ब्लीड मतलब एपिटेक्सिस में यूज करते हैं, स्किन ग्रेनुलेशन में यूज करते हैं, और माउथ अल्सर में इसको यूज किया जाता है। ये टिश्यू को ऑक्सीडाइज करता है और वहां पर एक स्कार फॉर्म कर देता है, जिससे कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जहां से ब्लीडिंग हो रही है ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। प्रोसीजर, सिल्वर नाइट्रेट स्टिक एक्टिवेटेड बाय मॉइस्चर। अब इसको हम कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं? मॉइस्चर के थ्रू एक्टिवेट कर रहे हैं, और जो भी हमारा टारगेटेड एरिया है वहां पर 2 मिनट के लिए इसको अप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे वहां पर क्या होगा, टेम्परेरी बर्निंग सेंसेशन तो होगा लेकिन इससे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। Next procedure is nasal packing procedure. This is the image of anterior और posterior packing, मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज की पैकिंग कैसे हुई है और posterior पार्ट की जो नोज की पैकिंग है वो कैसे हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। Now come to management, surgical management of epistaxis. There is endoscopic cauterization, arterial ligation, maxillary or ethmoided artery, immobilization of bleeding vessels. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉटराइजेशन का क्या काम होता है। ये आपके ब्लीडिंग वेसल्स को क्या करता है, सील कर देता है यूजिंग विथ हीट और केमिकल, जिससे जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। ये प्रोसीजर हम तब करते हैं जब नेजल पैकिंग फेल हो जाती है। नेक्स्ट इज आर्टीरियल लाइगेशन। आर्टीरियल लाइगेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम मैक्सिलरी और एथमोइड आर्टरी, जहां से ब्लीडिंग हो रही है, जो भी ब्लीडिंग आर्टरी है उसको बांध देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि नाक से जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। ये इस प्रोसीजर को हम तब यूज करते हैं जब सीवियर और रिकरेंट एपिटेक्सिस हो रहा है तब। नेक्स्ट इज इमोबिलाइजेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल्स, मतलब जो भी ब्लीडिंग वेसल्स है उसको इमोबिलाइज करना। ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है, इसमें हम एक स्पेसिफिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि जो ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स हैं वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। हम इस प्रोसीजर को तब यूज करते हैं जब सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है या फिर ब्लीडिंग अनकंट्रोलेबल होती है तब। नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एपिटेक्सिस। सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट में हम वाइटल साइन चेक करेंगे, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन। हमें ये देखना है कि बीपी पेशेंट का बढ़ा ना हो। असेस अमाउंट एंड साइट ऑफ ब्लीडिंग, कितनी ब्लड उसका लॉस हो रहा है और साइट ऑफ ब्लीडिंग क्या है इसको असेस करना है। चेक हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, हाइपरटेंशन और ड्रग। नेक्स्ट इज इमीडिएट नर्सिंग केयर। इमीडिएट नर्सिंग केयर में हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे और उसको कहेंगे कि आगे की तरफ झुक करके बैठे। पेशेंट को बोलेंगे कि जो भी उनकी नोज का सॉफ्ट पार्ट है उसको 10 से 15 मिनट के लिए पिंच करके रखें या बंद करके रखें।
Apply cold compress ice pack on nose and neck. Encourage patient to spit out blood. Do not swallow. Monitor and support. ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है, वाइटल साइन को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है. नेजल पैकिंग और कॉटराइजेशन जो भी पेशेंट का हुआ है प्रोसीजर, उसमें हमें उनको असिस्ट करना है. पेशेंट का एयरवे और ऑक्सीजन मेंटेन करके रखना है अगर जरूरत है तो. पेशेंट को आईवी फ्लूइड हमें प्रोवाइड कराना है अगर सीवियर ब्लीडिंग हुई है, ताकि पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक ना हो. जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी गई है बाय द डॉक्टर, हमें उनको प्रोवाइड करवानी है. हेल्थ एजुकेशन. Avoid nose picking and blowing nose forcefully. Use humidifier or nasal saline drops. Take prescribed medication regularly. Prevention of epistaxis. Maintain nasal moisture. Saline drop और humidifier से हमें जो nasal moisture उसको maintain करके रखना है. कोई भी trauma या nose picking को avoid करना है. Hypertension को control करके रखना है. Excessive use of nasal spray उसको हमें avoid करना है. नेजल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो जितनी जल्दी हो सके उसको ट्रीट करना है. जो भी ब्लड थिनिंग ड्रग्स हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी है. एजुकेशन टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ एपिटेक्सिस. दोबारा ना हो, बार बार ना हो एपिटेक्सिस, इसके लिए हमें क्या करना है? अवॉइड नोज पिकिंग एंड ट्रॉमा. डू नॉट ब्लो नोज फोर्सफुली. कीप नेजल म्यूकोसा मोइस्ट विथ सलाइन ड्रॉप और ह्यूमिडिफायर. कंट्रोल ब्लड प्रेशर रेगुलरली. Avoid excessive use of nasal spray. Take prescribed medication properly. Avoid blood thinning drug without doctor advice. Maintain good hydration. Seek medical help if bleeding is frequent or severe. Complication of epistaxis. Epistaxis से होने वाले complication, anemia due to repeated blood loss. पेशेंट को एनीमिया हो सकता है अगर बार बार उसका ब्लड लॉस हो रहा है. अगर इन सीवियर केस में पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है. पेशेंट के ब्लड क्लॉट के थ्रू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. पेशेंट ने अगर ब्लड एस्पिरेट कर लिया तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं. नेजल पैकिंग के दौरान थ्रू उसको इन्फेक्शन हो सकता है. रिकरेंट एपिटेक्सिस हो सकता है. साइकोलॉजिकल एंजाइटी एंड फियर हो सकता है पेशेंट में. नाउ कंक्लूजन. एपिटेक्सिस एक कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है जो कि आपके लोकल और सिस्टमिक कॉजेज से होती है. मोस्ट केसेस जो है माइल्ड होते हैं और ये मैनेज हो जाते हैं सिंपल फर्स्ट एड मेजर से. बट सीवियर केसेस में मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है. प्रॉपर नर्सिंग केयर, पेशेंट एजुकेशन एंड कंट्रोल ऑफ अंडरलाइन कंडीशंस आर एसेंशियल टू प्रिवेंट रिकरेंस एंड